पूरे विश्व में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स 3+1+ माने जाते हैं, मीडिया भी माना जाता है, आपको भी माना जाता है, लेकिन जाना नहीं जाता है, संविधान में नहीं है। तो जिसकी लड़ाई मैं 6 जून 2014 से लड़ रहा हूँ कि मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इतने समय बीत जाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि जब डेमोक्रेसी है ही नहीं पूरी दुनिया में, किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि पार्टियों को, दलों को मान्यता देते ही डेमोक्रेसी की भ्रूण हत्या हो जाती है। तो इसके जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, आज के मौजूदा हालात में तीनों की तीनों फ्रॉड हैं। कार्यपालिका भी अपना काम नहीं कर रही है, विधायिका भी अपना काम नहीं कर रही है और न्यायपालिका भी अपना काम नहीं कर रही है। तो हमने आज जो 13 अगस्त 2018 को जवानों और किसानों की एक वैज्ञानिक सरकार प्रोजेक्ट किया था, लोकप्रिय वैज्ञानिक सरकार, जिसमें जन जन की प्रिय सरकार हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे विश्व का कोई भी व्यक्ति उस सरकार को नकार नहीं सकता है। लेकिन हमारी ये थीम ये है कि जब कोई भी इस देश को, जब कोई भी इस दुनिया को संभाल नहीं पाएगा तो फिर मैं संभालूंगा। और प्रत्येक सांसधारी प्राणी की, मानव सभ्यता तक ही सीमित में नहीं रहूँगा, अन्य सभी प्राणियों के लिए भी उनके खाने पीने की, भोजन, भ्रमण, मैथुन शरण की व्यवस्था मुझे करनी है। तो चूँकि मैं आज इस कार्यक्रम को फिर एक बार जो है लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हम अपने देश के राष्ट्रपति को, बाहर के देश के राष्ट्रपतियों को भी हम लिख रहे हैं कि भाई इसको ये G20 में एक निर्णय लिया गया कि एक संसार, एक परिवार और एक भविष्य। ये तो तभी हो पाएगा ना जब सीमाएं खत्म हो, सेनाएं खत्म हो, अणुबम परमाणु खत्म हो और जो भी सामने दिखाई दे उसे गले लगा ले। एक तरफ तो ये बात हो रही है और एक तरफ युद्ध हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका भाई? युद्ध समाप्त होना चाहिए, सीमाएं खत्म होनी चाहिए, सेनाएं खत्म होनी चाहिए, अणुबम परमाणु खत्म होना चाहिए। ये कौन कर रहा है? सबसे बड़ा तो अमेरिका है, जो पूरे देश के देशों को अपने घेरे में रखता है। ये छोटे मोटे आतंकवादी जो आ जाते हैं पाकिस्तान से हमारे देश में, कुछ लोगों को मार देते हैं। इनसे बड़े आतंकवादी जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने पूरा देश को तबाह कर दिया जाकर के। जितनी बड़ी अच्छी एग्जामिनेशन से पास होकर के आते हैं उसी अनुपात में ये करप्ट है। जितने योग हैं उतने ही ये, क्योंकि योग आदमी बेईमानी करके बच निकलता है जाकर के। जितने भी जिलाधिकारी वगैरह सब घूस ले रहे हैं जाकर के। जो तो जिले का गुंडा डीएम, प्रदेश का गुंडा सीएम, देश का गुंडा पीएम, पूरी दुनिया गुंडा अमेरिका, जो पूरे देश के देशों को अपनी हरा में रखता है। और उससे बड़ा गुंडा मैं हूँ जो अपने ही बच्चों को पैदा होने की प्रक्रिया में मारता रहता हूँ। मुझसे बड़ा गुंडा मेरे घर का मच्छर, जो मुझे मच्छरदानी मुझे देता है। मच्छर जो हाथी से शरीर को हमारे हवेली से बाहर कर देता है। और कालांतर में भी आपने देखा कि कोरोना जो वायरस आया है उसने तो पूरे विश्व को ही मतलब ठीक कर दिया जा करके। तो हमारी तमाम बिंदुओं पर जितनी भी समस्याएं, विश्व की जितनी भी सांसधारी प्राणियों की समस्याएं, उन समस्याओं के सामाजिक और वैज्ञानिक सोच पर आधारित सरल, बौद्धिक, व्यवहारिक, अल्पकालिक, आर्थिक, संवैधानिक समाधान है, प्राकृतिक समाधान है और बिना किसी पैसे के। और ये सारा खर्चा पानी मैं उठाऊँगा। पूरा 2 रुपए के नोट से हम हर हिंदुस्तानी को पूरे देश का मालिक बनाऊंगा। 2 रुपए का नोट काफ़ी है। अगर सभी देशवासी हमारे साथ में आ जाते हैं तो हर समस्या का हमारे पास समाधान है। मानवता करा रही है। बच्चे जवानी से पहले बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं। माता और बहनों की असमें लुट रही है। मुट्ठी भर लोग अपने घर में हैं, बाकी किराए के मकान में, सड़क पर, फुटपाथ पर लेटे हुए हैं। और धरना प्रदर्शन आम बात हो गई है। बेरोजगारी समस्या जो नहीं है उसको समस्या बनाया गया। आबादी जो समस्या नहीं होनी चाहिए उसको समस्या बना दिया। यहाँ पर जो और किसी भी समस्या का किसी भी सरकार ने, मैं नाम नहीं लूँ, किसी भी सरकार ने, क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये क्या है? ये पार्टीक्रेसी पर सवार, ये ब्यूरोक्रेसी पर सवार पार्टीक्रेसी है। ऊँट की सवारी है, उनकी जो भी सवारी करेगा उनके साथ चलता है। तो ब्यूरोक्रेट अपना जो करते हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे कोई है, हम कह रहे हैं आप लोगों को बिठा दिया जाए इसमें, तो आप लोग भी ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से ही चलेंगे। तो हमें एक ऐसी सरकार बनानी है, जो सरकार बनानी है पूरे विश्व की, पूरे विश्व संसार की। और इसमें हमने एक परिवार को एक इकाई माना है। परिवार का मुखिया जिस तरह से परिवार के प्रत्येक अंग का ख्याल रखता है, वैसे ही सरकार का मुखिया जो है सरकार के प्रत्येक अंग का ख्याल उसको रखना चाहिए। तो वो हमारा है परिवार मिलकर के गाँव बनता है, गाँव मिलकर के जिला बनता है, जिला मिलकर के प्रदेश बनता है, प्रदेश मिलकर के देश बनता है और तमाम देश मिलकर के दुनिया बनती जा करके। तो एक संसार, एक परिवार और एक भविष्य तभी तो होगा ना जब हम ये सब, कहीं भी कोई किस तरह का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो कुर्सी की खाते लोग ने, कुर्सियों पर बैठे हुए गुंडों ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया। मैं तबाह नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं देश का मालिक हूँ। भारत के संविधान में यहाँ देश का हर बच्चा मालिक है और नौकरों के हाथ में दे दिया। जो भी वेतन पा रहा है वो वेतनभोगी, वो सर्वेंट है। चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो जन सेवक हो, चाहे लोक सेवक हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे पीपल सर्वेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेवक ही होता है। अगर हम उससे हिसाब नहीं लेंगे
तो वो पूरा सब चेक कर जाएंगे। तो हम सब देश के मालिक जो हैं मतलब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं अब इसको बहुत समय से देख रहा हूँ, जानबूझकर पूछ रहे हो मानवता क्यों हारी है, कुछ कमी हमारी है, कुछ कमी तुम्हारी है। बंदर के हाथों में तराजू देकर अब क्या सोच रहे हो, अब तो उसको ही तय करना है किसका पड़ा भारी है। कह रहे भारत आज़ाद हो गया, भारत कभी आज़ाद नहीं हुआ। नागरिकता तो हमारे पास है, नागरिकता का प्रमाण पत्र हमारे पास तक है नहीं, अभी भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रजा है। तो ये 17 नवंबर 1953 का पत्र है, बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री का हमारे इंडिया का जो है उसमें बाकायदा लिखा है कि वी आर दी सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये और मेरे पास कोई भी नागरिकता का अभी CAA आया, मैं मुझसे लोगों ने पूछा कि CAA पे आपका क्या कहना, हमने कहा ये है क्या समझे कि नागरिकता का प्रमाण। अरे नागरिकता पहले यहाँ के लोगों को तो नागरिकता का प्रमाण पत्र हो, आप लोगों के पास किसी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? आधार कार्ड में साफ साफ लिखा है कि ये पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। और वोटर ID कार्ड पे लिखा है सूचना का प्रमाण पत्र है, ये पहचान का प्रमाण पत्र। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जिससे आप कह सकें कि आप भारत के नागरिक हैं। केवल एक डॉक्यूमेंट है और वो है पासपोर्ट। जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाया और जब वो दूसरे देश में जाते हैं तब उनको कहना पड़ता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। वैसे हम लोग जन्म से भारतीय हैं, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और जब नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ सकते हो? पहली कंडीशन है चुनाव वही लड़ सकता है जब मतदाता नहीं है इस देश में, कोई भी पूरे देश में। हमने सब सर्वे किया। तो पाल जी पासपोर्ट भी तो बनते हैं, वो तो सरकार बनाती है, तो उसमें तो सिटीजनशिप दी जा रही है। सरकार नाम की कोई चीज आज तक बनी ही नहीं है। नहीं तो उसमें तो सिटीजनशिप जब पासपोर्ट में दी जा रही है तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भारत आजाद नहीं है? केवल पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी नागरिकता बताया कि आप भारत के नागरिक हैं, वो भी जब विदेशी को पूछेगा तो। देश वाला तो कोई पूछता नहीं, उसका कोई उपयोग भी नहीं होता है। आप चुनाव अगर लड़ना चाहें उसमें नागरिकता का प्रमाण पत्र दें तो आपको पासपोर्ट देना चाहिए। लेकिन चुनाव में क्या होता है, पहला होता है कि हम भारत के नागरिक। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम नागरिक होता है, पहले तो नहीं नागरिक था। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम नागरिक हुआ ना, उसके पहले तो नागरिक नहीं था। और कंडीशन क्या है, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। हमने चुनाव लड़के देखा, क्योंकि उसमें कंडीशन इस तरह की हैं कि आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। चुनाव आयोग भी नहीं लड़ सकता। मैंने चुनाव आयोग में डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर उमेश सिन्हा थे, उनसे मैं 10 लोगों के साथ मिला चुनाव आयोग में। मैंने कहा आप ये बताइएगा कि आप के हाथ से राष्ट्रपति के जीते हुए प्रत्याशी का पत्र निर्गत होता, कभी आपके मन में नहीं आता है कि आप जो है आपका बच्चा राष्ट्रपति बने, आपके पिताजी राष्ट्रपति बने, माताजी राष्ट्रपति बने, या आप स्वयं राष्ट्रपति बने? जिस दिन बनेंगे उस दिन जो है लोग आपको कहेंगे इनको आगरा ले चलो। कारण कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव, उसका पर्चा सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 50 प्रस्तावक को 50 समर्थक। कहने के लिए संविधान में लिखा है कोई भी लड़ सकता है, 35 साल का हो, दिवालिया ना हो, बस ये 2 कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं। 35 साल भारत का नागरिक हो। तो भारत का जब कोई नागरिक है ही नहीं, किसी के पास नागरिकता का प्रमाण पत्र ही नहीं है, प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति है जब बन गया तब, उसके पहले प्रथम नागरिक नहीं था। यही मतलब हुआ, राष्ट्रपति केवल प्रथम नागरिक है। तो राष्ट्रपति जब प्रथम नागरिक है कब? जब वो राष्ट्रपति बन गया, PREZ प्रेज जब हो गया। इसके पहले वो नागरिक नहीं था। वो प्रथम नागरिक तो पहले होना चाहिए। प्रथम नागरिक की नागरिकता तो पहली शर्त होनी चाहिए। हमने RTI लगाई राष्ट्रपति के यहाँ कि हमें नागरिकता का प्रमाण चाहिए, DM कानपुर के माध्यम से मैंने RTI लगाई, उसका आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। इधर उधर भेज देते जाकर के पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड चल रहा है। सब ये आज़ादी के नाम पर जब बदलाया जा रहा है और सब कुछ भी मरे हुए लोगों में खूब काम हो रहा, जिंदा लोगों में कोई काम नहीं हो रहा। आप बताइए जिंदा लोगों में क्या काम हो रहा? अब वो 5 किलो कुछ गरीबों को दे दिया होगा। अरे तुम्हारे वोट से, गरीबों के वोट से हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार MLA बने, और MLA बनने से पहले उनके पूर्वजों ने हवाई पट्टी नहीं देखी होगी। जनता के वोटों से MLA MP बनने के बाद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में घूमने के लिए जाते हैं, और पूर्वजों ने क्या खुद भी नहीं देखी होगी हवाई पट्टी। ये है वोट की ताकत। उसके बदले में तुमने चवन्नी ठंडी का कुछ दे दिया, कुछ लोगों को दे दिया, बाकी लोगों को तो नहीं दे दिया। 95% लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे। मैंने लिखा भी, कल ही लिखा राष्ट्रपति जी को मैंने लिखा है, पत्र को संज्ञान में ले लिया गया है और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को रिडाक्ट कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सब क्या करते हैं, चिट्ठी इधर से उधर। अब तो हम तो पढ़े लिखे हैं तो ईमेल कर लेते हैं, हम आदमी जा भी नहीं पाएंगे ना, है अंधा लूड़ा लगड़ा बूढ़ा। अभी सरकार जो सारी सरकारें आई, राजीव गांधी के ज़माने में 15 पैसे पहुँचते थे। आपकी सरकार कह रही इतना 1,42,000 हर एक के ऊपर कर्जा है, हर आदमी बराबर कहाँ है? राइट टू इक्वलिटी का एक कंसेप्ट है, फंडामेंटल राइट उसमें दिया गया, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। कहाँ का बराबर है? वोट की कीमत बराबर है। और कहे कि ये देशी विदेशी कर्जा आपके ऊपर है, वो बराबर है। ये नहीं बताया कि देश की चल संपत्ति में हमारा हिस्सा क्या है। हमने 300 RTI लगाई, 300 RTI लगाई कि बताइएगा देशी विदेशी कर्जा कितना और मुझे कितना देना है, कितना हमने दिया है, हमें कितना मिलना है, देश की आबादी कितनी है, देश की कुल संपत्ति कितनी है, उसमें मेरा हिस्सा कितना है और कितना तुम मुझे दे रहे हो। सब काम करके आ रहा हूँ, मैंने सारा काम किया। और अब मेरे पास ऐसी योजना है
ऐसी मेरे पास चीज़ आ गई है कि जिससे मैं हिंदुस्तान के बच्चे से लेके बूढ़े तक, अंधे से लेके लूले तक और नौकर से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सबकी परवरिश मैं कर सकता हूँ। मैं परवरिश करूँगा, रूल ऑफ केयर लागू करूँगा, रूल ऑफ लॉ के साथ में रूल ऑफ केयर। या तो रूल ऑफ वो जो है पालतू खूंखार कुत्तों की तरह से सरकार में बैठे हुए लोग जो है सरकार के प्रति वो है वफादारी, और आम लोग जनता फूंकू करते जा करके जो भी नौकरी में पहुंच गया वो सब है नौकरी बचाने जाएंगे, तो नीचे वालों को मार डालोगे क्या? स्थिति बहुत खराब है, जानबूझकर पूछ रहे हो मानवता की मुहरिया। और सुनिए ना, ये देश आज़ाद नहीं हुआ है, सुनिए। नेता अफसर गुंडा तस्कर आज़ाद हुआ अपराधी है, जनगण मन ये बोल रहा है ये झूठी आज़ादी है। सोचा था सबने भारत को आज़ादी मिल जाएगी और वतन के लोगों की हर मुश्किल हल हो जाएगी, किंतु स्वार्थ की भेंट चढ़ गया लाखों वीरों का बलिदान। दिल कहता है अभी नहीं आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान। नेता अफसर गुंडा तस्कर भाग्य विधाता बन बैठे, जिसने जितना मौका पाया उसने उतने धर ऐंठे। जब सत्ता की ताकत अपराधी में आ जाती है तब ये कह पाना मुश्किल होता है यहाँ कौन कौन अपराधी है। छोटा हो या बड़ा काम सब पैसे से ही बनता है, निर्धन और लाचार बेचारा मारा मारा फिरता है। कैसे कहने होते हैं अपराधी यहाँ अनजाने में, कौन लुटेगा कौन पिटेगा तय होता है थाने में। कौन पिटेगा कौन लुटेगा तय होता है थाने में। आतंकित जनता और सीना तान खड़ा अपराधी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये झूठी आजादी है। मैंने देखे गांव खेत और देखी बर्बादी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये झूठी आजादी है। ये आजादी कुछ लोगों के मतलब की आजादी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये झूठी आजादी है। सोचा था सबने भारत को आजादी मिल जाएगी और वतन के लोगों की हर मुश्किल हल हो जाएगी। एक और छोटी सी एक मिनट की कविता है, बहुत जरूरी है समझ। नेता अफसर गुंडा तस्कर नेता अफसर गुंडा तस्कर आजाद हुआ अपराधी है। बेशर्मी जिनकी आंखों में धन दौलत जिनका ईमान, आखिर सौंप दिया क्यों तुमने इनको सारा हिंदुस्तान। ठिठुर कर सर्दी में और गर्मी में तप तप कर जाने कितने मर जाते हैं। बाढ़ के पानी में बहकर जब कोई लाचार बेचारा मरता बिना दवाई के, तब लगता है हाथ में है सिंहासन किसी कसाई के। ना कोई मंदिर ना कोई मस्जिद ना कोई इनका ईमान, आखिर सौंप दिया क्यों तुमने इनको सारा हिंदुस्तान। माना सच्चाई कहने से अपराधी हो जाएंगे, लेकिन नहीं रुकेंगे हम अपनी आवाज उठाएंगे। दिल्ली नहीं सुनेगी तो फिर गांव गांव चिल्लाएंगे। हम निर्धन लाचारों का उनको दर्द सुनाएंगे। मत सोचो लाचार बेचारे आखिर क्या कर पाएंगे, जब आवाज उठेगी इनकी सिंहासन हिल जाएंगे। ऊंचे मंचों पर जाकर अगर दिल की बात नहीं कह सकते तो फिर खेतों की नावों पर अपना मंच सजाएंगे।